वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज बात करेंगे दोस्तों, हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं आज की इस कहानी की, मेरी जुबानी। ओके, तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हो। बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब इलास्टिसिटी की बात करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं फिर आप इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करोगे, तो इस चैप्टर को भी जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाले हैं इसके, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है, 1 to 2 क्वेश्चंस आप मान के चले इस पूरे चैप्टर काफी लेंदी है। इलास्टिसिटी तो चलो उतना लेंदी नहीं है, बट जो फ्लूइड मैकेनिक्स है आपका, ऑब्वियसली दैट इज लेंदी चैप्टर। बट मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, मजा आएगा उसको पढ़ने में, मजा आएगा उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ होती रहती होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बनती है, बट आपके सारे कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ओके गाइस, सो आज की सुबह शानदार सुबह है, आपकी भी सुबह शानदार ही होनी चाहिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, द अमेजिंग टाइम होता है ये। एंड एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, और हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। हाँ, उठने में तकलीफ होती है ना, है ना, दुखती, क्या बोलते हैं, दुखती नस पे, रग पे मैंने हाथ रख दिया, समथिंग कुछ ऐसे बोलते हैं आपके, ठीक है। तो उठने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट एक बार अगर उठ जाते हैं ना भाई, फिर सोचते हैं यार पहले क्यों नहीं उठे यार, वाह मजा आ गया यार, क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव होता है ना, बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। ऑब्वियसली तो आपकी हैबिट जो भी है, बस आप अपना काम करते रहे, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहे, वो मैटर करता है ना, वो मैटर करता है। आप किस टाइमिंग पे कंफर्टेबल हो, वो मैटर करता है। और हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रोक्रास्टिनेट करो अपने काम को और बस टालते रहो, उसको टालते रहो कि नहीं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ये नहीं होना चाहिए यार, है ना, ये नहीं होना चाहिए। और फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। एक डेली रेगुलर प्रैक्टिस आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो स्टार्ट करें आज का मिशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो देखो यार, बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो कहीं ना कहीं हम सॉलिड की बातें करने वाले हैं, और आपको मैं सॉलिड के बारे में ऑलरेडी भी बता चुका हूं जब हमने रोटेशनल मैकेनिक्स की बात करी थी। तो सॉलिड बॉडी क्या बॉडी होती है? सॉलिड बॉडी मतलब अगर उसके अंदर हम कहीं पे दो पार्टिकल मान लें, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो उस बॉडी को हम मान लेते हैं सॉलिड बॉडी। मतलब थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनेगी। बट हम यहाँ पे वो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड बॉडी की, उसकी मैकेनिकल एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें, होती तो बहुत सारी है, बट उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जिसपे फोकस किया जाता है। अदरवाइज इंजीनियरिंग फील्ड में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है भाई, जिनका यूज किया जाता है मटेरियल्स में, जो यूज होती है मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप यूज करने वाले हैं, दैट इज इलास्टिसिटी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों इलास्टिसिटी। अब इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू देता हूँ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसके रिगार्डिंग कैसे कर सकते हो। वैसे तो मेरे को याद है, मेरे को पता है कि आपको ये चीजें याद होगी, इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी, बट इस कंसेप्ट का इजीली आप कैसे यूज कर सकते हो ना, ये आपको मस्त तरीके से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और मस्त तरीके से इसकी जो बेसिक कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में सारे खत्म करेंगे, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से हम समझ सके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। मजा आ जाएगा कि नहीं। हमारे जो नीट के एग्जाम है और जो हमारा जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम है, उसके हर कैटेगरी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर डेफिनेटली कर सकते हैं यार। आप टेंशन मत लो, मेरे साथ आप बने रहें और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाना, वहां तक जाना, आपका टारगेट आपको दिलाना, वो मेरा काम है, हम सबका काम है। एक्चुअली हमें मिलकर फाइट करना पड़ेगा। ओके, मैंने मेहनत करानी है, आपने मेहनत करनी है, मैंने कॉन्सेप्ट देने हैं, आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनको अप्लाई करना है, उनको यूज करना है, उनसे लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सो दिस इज द वे। तो यार इलास्टिसिटी को समझना है। इलास्टिसिटी दिस इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देख लो, इसमें क्लियर बोला है, नाम में ही है प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड की। दुनिया में जो भी सॉलिड बॉडी है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सर ये होती क्या है? जैसे मैं हूं, मान ले मेरे अंदर, मैं एक बॉडी है ना, मैं एक बॉडी हूं, आप एक बॉडी हो। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक रजिस्ट करने की पावर हो, सर कैसे रजिस्ट करने की? अगर हमें कोई पीटे जा रहा है तो हम उसको रजिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी हमारे अंदर ही नहीं, बट हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं। भाई क्यों पीट रहा है मेरे को, क्यों मार रहा है मेरे को, ठीक है, तो हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये समथिंग लाइक दैट प्रॉपर्टी, रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी। तो हम रजिस्ट क्यों करते हैं, अब ध्यान से समझना, उसी चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बताने से पहले, इसको समझाने से पहले एक चीज आपको पहले क्लियर करा दूं। सपोज करो, लेट अस कंसीडर, समझना दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या किया, सपोज करो एक रॉड मैंने ली, कोई सॉलिड, इस तरीके से आप मान सकते हैं, और उसका एक एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना, एक एंड मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ऐसे समझना आप, ठीक है, ये फिक्स कर दिया, ठीक है।
और ये वाला जो दूसरा एंड है इस रॉड का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी लेंथ कुछ L मान लो, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका कुछ A मान लो। सिंपल है, पहले आप लॉजिकली समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कंसेप्ट है ये एक्चुअली, ठीक है। इलास्टिसिटी है क्या, तो हम क्या चाहते हैं यार, जैसे होता नहीं, हम कोई वायर लो आप, है ना, और उसको आप खींच दो, जब हम वायर को खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, ऑब्वियसली उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो वो है क्या, हमें खींचना क्यों पड़ रहा है, ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें इसको खींचना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो वो मटेरियल है अपने आप में, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि वो भी हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट इंटरनली कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। मतलब सर कैसे, मतलब अगर मुझे इसको खींचना है तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना, एक्सटर्नल फोर्स इधर को मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। अब ध्यान से समझियो, तो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इधर खींचने के लिए, तो इसी पॉइंट पे इस मटेरियल के अंदर अपने खुद के फोर्स इकट्ठे हो जाएंगे इसको खींचने से बचाने के लिए। हर दुनिया में मटेरियल्स के पास ये प्रॉपर्टी अगर है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मटेरियल्स के अंदर, अगर मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इधर को खींचने की कोशिश करूंगा तो इसके अंदर के जो फोर्सेस होंगे, इंटरनल जो फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आप कह सकते हो, जो इंटरनल फोर्सेज होंगे, है ना, इनको आप मान लो जो इंटरनल फोर्सेज होंगे, है ना, वो इसके अंदर ही अंदर इस मेरे फोर्स के अपोजिट क्रिएट हो जाएंगे, अपोजिट, इसको बचाने के लिए कि आप क्यों खींच रहे हो हमें, क्यों खींच रहे हो हमें, है, वो गुस्सा हो जाएंगे यार हमसे, ठीक है, वो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे अपोजिट वो फोर्स एक्ट कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इंटरनल फोर्सेज हैं ये क्या करते हैं, इसको अगर मैं इसको खींच दूं, मान लिया मेरा फोर्स ज्यादा हो गया इंटरनल फोर्स से, तो ऑब्वियसली ये वायर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ सकती है ऐसे, ठीक है, ये खींच के बड़ा हो जाएगा, देखो पहले यहां से यहां तक थी लेंथ, अब ये हो गई। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि अगर मैंने फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया और उन बेचारों का जो अंदर वाले फोर्स है, मटेरियल के अंदर जो फोर्स है बिल्कुल जो मेरे अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उनका काम हो गया, है ना, ऐसे समझ लो आप। तो इसका साइज इंक्रीज कर गया, मतलब इसकी एक तरीके से लेंथ इंक्रीज कर गई, कहने का मेरा मतलब है लेंथ इंक्रीज कर गई इस रॉड की। अगर मैं एक रॉड मान रहा हूँ, लीनियर ऑब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूँ, उसकी ये जो फोर्स है ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। अच्छा सर मतलब क्या कह रहे हो, मतलब क्या कहना चाहते हो उसमें, तो ध्यान से समझो। तो ये फोर्स क्या चाहते हैं कि ये जो चेंज हुआ है ना इसकी लेंथ में, ये चेंज जो भी हुआ है अच्छा आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं कुछ ज्यादा ही छोटा लिख रहा हूँ उसको, ये डेल्टा एल जो चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है ना, यू कैन से चेंज इन लेंथ, ये जो लेंथ में चेंज हुआ है, इंटरनल फोर्स चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, है ना, ये चेंज ना हो, यानी वो क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे पीछे को, जिधर को एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स को चूंकि इसकी लेंथ में चेंज कर रहा है, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि ये इस सिस्टम को डिफॉर्म कर रहा है, इसकी लेंथ को चेंज कर रहा है, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है यार, ऑब्वियसली, है ना। कोई मेरे को पीट के जा रहा है, कोई आपको पीट के जा रहा है, या हम किसी को पीट रहे हैं, तो हम उसको डिफॉर्म ही तो कर रहे हैं भाई, उसका पूरा थोपड़ा चेंज करके रख देंगे, नहीं करना नहीं है बट करके रख देंगे। फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, शेप साइज बॉडी का चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो यार ये इंटरनल फोर्स चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, तो ये एक तरीके से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, जहां तक वो रॉड पहले थी उसको रिगेन करने की कोशिश करते हैं, यानी इंटरनल फोर्स हमेशा ट्राई करते हैं टू रिगेन, है ना, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल शेप एंड साइज। समझ गए होंगे आप, अब आपको धीरे धीरे आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आपको मजा आएगा, आपको डेफिनेशन लौटने की जरूरत पड़ेगी कुछ नहीं बॉस, क्या बात कर रहे हो यार आप, ठीक है। सो ये रिगेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब सर क्या कह रहे हो, मतलब उल्टा बोलो कि ये हमेशा एक तरीके से अपोज करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का, है ना, अपोज करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का, यानी इनके पास एक टेंडेंसी है टू अपोज, है ना, टू अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स, या जो उसकी ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसकी शेप को चेंज कर रहा है, उसके साइज को चेंज कर रहा है, उसकी टेंडेंसी है कि वो उसको चेंज ना करने दे, बात खत्म। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करे, जो एक्सटर्नल फोर्स का जो उनको डिफॉर्म कर रहा है, उसमें चेंज लाना, उसका अपोज करे, वो जो फोर्सेस क्रिएट हुए मटेरियल की जो प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स क्रिएट हुए, है ना, अपनी शेप और साइज को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, है ना, एनी मटेरियल जिसकी वजह से, है ना, ड्यू टू विच यू कैन राइट, ड्यू टू विच द बॉडी, है ना, द बॉडी या द मटेरियल, है ना, द बॉडी या मटेरियल है रिगेन इट्स
शेप एंड साइज कब? आफ्टर रिमूविंग दिस एक्सटर्नल फोर्स, है ना, यू कैन राइट आफ्टर रिमूवल एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस को आप क्या लिख सकते हो, और डिफॉर्मिंग फोर्सेस। यार क्या बात कर रहे हो यार, ध्यान से समझो आप, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इलास्टिसिटी के बारे में आपने सोचना ही नहीं है। इंजीनियरिंग में जब आप ब्रिजेज की बात करते हो, ऑब्वियसली आप रोपवे वगैरह बनाते हो जहां पे इलास्टिसिटी की जरूरत है यार। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा यूज है इसका, समझो आप, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा यूज है इलास्टिसिटी। मतलब कुछ मटेरियल, जो मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी होनी बहुत जरूरी है बॉस, ठीक है, जिससे कि हम उनको जल्दी से जल्दी उनकी शेप और साइज को हम उसको रिगेन करा सके। एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर होती है कि वो अपने शेप और साइज को ओरिजिनली रिगेन कर सकती है। अभी थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये जो इलास्टिसिटी नाम की चीज है ये किसकी वजह से है ना, ये उसके अंदर खुद के इंटरनल फोर्सेज की वजह से है। इंटरनल फोर्सेज आप कह सकते हो, है ना, जो अपनी शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, उनकी वजह से, जो अपोज कर रहे हैं उसमें चेंज होने का, उनकी वजह से एक प्रॉपर्टी हमने नाम दे दिया इसको कि मटेरियल के साथ ही एसोसिएट करती है और इसकी प्रॉपर्टी है, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। अब यार इससे रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली जब हम एक्ट कराते हैं, अगर शेप उसकी साइज उसका चेंज हो जाता है तो कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जो उससे एसोसिएट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहला फैक्टर आपको समझना पड़ेगा इसमें यूज होने वाला स्ट्रेस, फिर आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, ठीक है ना, ये सब आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या है, जैसे हमारे दिमाग में भी स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है बॉस, है ना, इंसान के दिमाग में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, यार एग्जाम का स्ट्रेस है, यार एग्जाम पास आ गए, यार मतलब अब तो 2-3 महीने ही बचे हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस एक पर्टिकुलर रीजन में क्रिएट हो रहा है। स्ट्रेस इज ए टाइप ऑफ फोर्स, है ना, स्ट्रेस इज ए टाइप ऑफ फोर्स जो हमारे दिमाग छोटा सा एक पार्ट ही तो है, उसमें क्रिएट होता है। हमारे हाथों में थोड़े क्रिएट होता है, पैरों में, बाजू में, यहाँ पे थोड़े क्रिएट होता है, पेट में स्ट्रेस हो रहा हो नहीं ना, दिमाग में स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स जो डिस्टर्ब करता है, जो डिफॉर्म करता है। जब किसी इंसान को स्ट्रेस होता है तो डिफॉर्म ही तो कर रहा है उसको, परेशान ही तो कर रहा है उसको, डैमेज ही तो कर रहा है उसको, स्ट्रेस, है ना। और जो डैमेज हुआ है उसको, है ना, डैमेज हुआ है किस रेशियो में, उसको स्ट्रेन कहते हैं, कि कितना डैमेज हो चुका है स्ट्रेस की वजह से, उसको स्ट्रेन कहते हैं। ऐसे लॉजिकली समझो ना तो मजा आएगा ना पढ़ने में। क्या बात कर रहे हो, आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब बात कर लेते हैं हम, होप सो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ सॉलिड बॉडी, अ सॉलिड मटेरियल यू कैन से, जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई जब हम करते हैं किसी बॉडी पे, वो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है, वापस अपनी शेप में, वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। बात खत्म, बहुत बातें हो गई है इसके बारे में, मैं मान के चल रहा हूं अब आप समझ गए होंगे, है ना। और मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग फील्ड में जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जब हम ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, इनमें बहुत ख्याल रखा जाता है इलास्टिसिटी का। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ओके। तो ये सो डेफिनेशन, होप सो आप समझ गए होंगे यार क्या है इसकी डेफिनेशन, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है। इलास्टिसिटी मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, उसके बाद नई लिमिट स्टार्ट हो जाती है जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। वो एक नया रीजन होता है, इलास्टिक लिमिट तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती है। इस बात को भी हम समझेंगे आगे चल के, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने समझना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस अभी आप इतना समझो कि एक पर्टिकुलर लिमिट है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है ये प्रॉपर्टीज मटेरियल के अंदर। अगर आपने फोर्स ही बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया तो वो लिमिट को क्रॉस कर सकता है, फिर बॉडी अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकती, वो डिफॉर्म हो जाएगी, है ना, वो वापस अपनी वैसी शेप और साइज में नहीं आती है डेफिनेटली यार। अब हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको बताई है जल्दी से, और इसी का सारा खेल चलने वाला है दोस्तों, तो याद रखेंगे बॉस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो स्ट्रेस इज नथिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्ट्रेस जस्ट लाइक प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की जब हम बात करते हैं, जब लिक्विड को हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो किसी भी बॉडी के सरफेस पे नॉर्मली एक फोर्स अप्लाई करता है। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे नॉर्मली, तो जो प्रेशर है हमारे पास, फोर्स आपने बचपन से पढ़ा है इसको नॉर्मली, स्ट्रेस को आपने नहीं पढ़ा है बट 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, तो फोर्स ओवर एरिया लिखते थे आप।
बट ये जो फोर्स होता है ना, ये हमेशा उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता था। प्रेशर के केस में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें, ठीक है। ये जो फोर्स है यहाँ पे, जो अप्लाइड फोर्स है, सपोज करो आपने क्या किया, कोई बॉडी को किसी लिक्विड में आपने डिप करा ऐसे, है ना, तो लिक्विड क्या करता है, इस बॉडी के हर तरफ जो फोर्स अप्लाई करेगा वो यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके परपेंडिकुलर करेगा। यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर करेगा। बस ये 90 डिग्री पे होता है, ये ध्यान रखें आप। तो प्रेशर के केस में जो फोर्स होता है वो 90 डिग्री पे एक्ट करता है, सिंपल है। तो जस्ट लाइक द स्ट्रेस, जब हम सॉलिड मटेरियल्स की बात करते हैं, ओके, तो यार स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स, कौन सा फोर्स अभी बताऊंगा, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, एक्चुअली दिस इज द फोर्स। अब देखो ध्यान से समझो, पहले समझ लेते हैं ना, आ जाएगा, टेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, एक रॉड ली मैंने, ठीक है, और उसके एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरा एंड ये रहा, ठीक है सर, दूसरा एंड मैंने ये मान लिया, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, देखो हमें पता है इसकी लेंथ व्हाटएवर जो भी होगी, हमने इस क्रॉस सेक्शन पे, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको आप कहते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसको डिफॉर्म कर सकता है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है जिंदगी में। और इस क्रॉस सेक्शन पे ही इसके इंटरनली कुछ फोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं और इसका अपोज करते हैं इंटरनल फोर्सेज। ऑल द फोर्सेज दे आर इंटरनल फोर्सेज। इन सब का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे काम करेगा एक इंटरनली, जो इसका अपोज करेगा। अभी बताया मैंने, जिसकी वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इन इंटरनल फोर्सेज को बोलते हैं दोस्तों रीस्टोरिंग फोर्सेज, रीस्टोरिंग फोर्सेज। अब इनको एक नया नाम दे सकते हो आप, रीस्टोरिंग फोर्सेज। व्हाई दे आर कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्सेज? क्योंकि ये अपनी शेप और साइज को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उस खींचने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रीस्टोर ही तो कर रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्सेज है। तो ये इंटरनल जो फोर्सेज है, इन्हीं को स्ट्रेस को मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है आप क्या सिंबल यूज करते हो, मैं टाउ यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ भी सिंबल आप जो भी आपको लगे आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाउ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस ना लिखना पड़े, मैंने टाउ लिख लिया, चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्स। कौन से फोर्सेस सर? आप लिखेंगे इंटरनल फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे। और किस पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये जो एरिया है जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, आप ध्यान से देखें, ठीक है, आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये हो गया। और इसी को आप लिख सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेज है ये क्या है, ये रीस्टोरिंग फोर्सेज है, रीस्टोरिंग और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिंपली यू कैन से टॉर्क कैन बी रिटन एज द रीस्टोरिंग फोर्सेज डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार सर ये तो सेम ही हो गया, तो डिफरेंट क्या रहा, ये तो सेम ही हो गया। यूनिट देखो इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, आप लिख सकते हैं ना। इसकी भी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। हाँ यार सर सही बात कर रहे हो आप, ये तो सेम ही हो गया यार, ठीक है। ये सॉलिड मटेरियल में यूज किया जा रहा है, हालांकि लिक्विड में यूज किया जा रहा है। प्रेशर एंड दिस इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस मैन, स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या है सर, ये जो फोर्स होता है ना रिस्टोरिंग, जो हम यहाँ पे लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम यू कैन राइट, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपका अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा इंटरनल फोर्स के, तो एक्सटर्नल फोर्स को आप लिख सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल। तो दोस्तों ये जो फोर्स एक्सटर्नल हम अप्लाई करते हैं ना, ये इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। इट मे बी परपेंडिकुलर फोर्स और इट मे बी पैरेलल फोर्स, ये दोनों सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। जबकि प्रेशर में केवल जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, याद रखना, ओनली परपेंडिकुलर। बट स्ट्रेस के केस में इट मे बी परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इट मे बी पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसलिए स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मजा आएगा, पहले समझ लो। क्लियर हुआ? यूनिट हाँ सेम है, डायमेंशन हाँ सेम है, सब कुछ सेम है, बट नेचर ऑफ द फोर्स यहां पे दो तरीके का होता है। इट मे बी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब पैरेलल टू द एरिया सर जो होगा क्रॉस सेक्शन, और इट्स परपेंडिकुलर आल्सो, इट्स ओनली परपेंडिकुलर इन प्रेशर। ओके, सो कूल, होप सो आप समझ गए होंगे द बेस्ट वे। और हमें पता है स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर मान के हम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की माने तो ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक टेंसर है। और टेंशन के बारे में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन वेरी फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा सा डिटेल में बताया था, तो ये आप याद रखें। इंजीनियरिंग की मानेंगे तो ये टेंसर क्वांटिटी एक डिफरेंट बट हम यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी है जी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो दोस्तों ये आपका स्ट्रेस,
अच्छी बात है। फॉर्मूला देख लिया हमने, प्रेशर के साथ कैसे रिलेट कर रहा है ये हमने देख लिया, तो नो प्रॉब्लम। इसमें जो यूज होने वाला फोर्स है मे बी परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, ठीक है बॉस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस है आपके वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो भाई 3 टाइप है इसका। पहला लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, बस आपको नाम याद होने से, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको टेंशन मत ले आप। लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, या इसी को बोलते हैं shear स्ट्रेस, आपने इसके नाम से ज्यादातर सुना होगा। तीसरा बॉस आपके पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वह वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये 3 तरीके के स्ट्रेस यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, इनके फॉर्मूलाज हम सीखने वाले हैं और मस्त तरीके से मचाने वाले हैं, इस पे पूरी मास्टरी करने वाले हैं। सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी के बारे में हर तरीके की जानकारी आपको मिलेगी और क्वेश्चन आप हर तरीके का सॉल्व कर सकते हैं, आई गारंटी मैन। बस आप देखते जाए, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाए और आगे बढ़ते जाए, मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, मस्त तरीके से कंप्लीशन करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट का, और अपने नीट और जी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मस्त तरीके से पावरफुल कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे यार। क्या बात कर रहे हो यार, मजा डालेंगे इस साल, ठीक है। कम ऑन, ओके बॉस, सो हियर वी गो। जल्दी से डिटेल एनालिसिस थोड़ी सी देख लेते हैं, आपको और मजा आने वाला है। टाइप्स कितने होते हैं मैंने बता दिया, मैंने लिख भी दिया, बट इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ना बॉस। क्या बात कर रहे हो बॉस, तो आगे हमें दिक्कत ही नहीं होगी यार, क्वेश्चन हम उड़ा डालेंगे, आप चेक करें। देखो हमने बात करी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऑब्वियसली दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है दोस्तों, फर्दर। ओ यार सर, अच्छा, नेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कम ऑन, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसने बोला टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस होता है सर, ओके। और दूसरा कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है सर। अरे यार बचपन से स्ट्रेस ही तो स्ट्रेस है, जीवन में स्ट्रेस ही तो स्ट्रेस है। जब आप छोटे से थे, नन्हे से थे, मुन्ने से थे, तो स्ट्रेस में ही तो बढ़ रहे थे। कैसे? नहीं मतलब अच्छे वाले स्ट्रेस में। देखो जब आप क्यूट से थे ना, छोटे से प्यारे से लड्डू से, तो देखो ऐसे है बेचारे, नहीं बहुत खुश थे जीवन में, तो देखो कितने खुश थे जीवन में, नहीं वाह। तो देखो बहुत खुश थे जब आप छोटे से थे, जब तक आपने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, स्कूल में जाना आपने स्टार्ट नहीं करा था, तो आप बिल्कुल खुश थे। दुनिया के सबसे हसीन प्राणी आप थे, सबसे खुश नसीब प्राणी आप थे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देखना ध्यान से, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप बड़े होते गए और आपकी ये चेहरे की जो बेहतरीन सी मुस्कुराहट है, ये धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों सर, क्यों कम होने लगी? ये आपके स्टाइल चेंज होने लगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फोर्स बैठ गया। जैसे ही पहली बार आपने स्कूल गया था, तो पहला स्ट्रेस है ना, पहला स्ट्रेस, तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ स्कूल, नहीं, पहला स्ट्रेस आपके पास आया, तो आपको परेशान करने के लिए, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे कम, थोड़ी सी अच्छी है, एक्साइटमेंट, आपको बहुत सारे लालच दिए गए हैं कि जाओ जाओ मजा आएगा, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, खाने को पीने को सब कुछ लालच तुम्हें दिए गए। स्ट्रेस था यार, मेरे को जाना पड़ेगा, खेलने को नहीं मिलेगा, पूरा दिन वहां पे रहना पड़ेगा, स्ट्रेस तो है। फिर और बढ़े, अब स्कूल में जब आपको रियलिटी पता चली, तो आपका थोपड़ा देखो कैसा हो गया। अब आप थोड़ा देखो अपना, तो जैसे आप ग्रो कर रहे हो ना, आपका थोड़ा देखते जाओ आप, तो ये स्ट्रेस और बढ़ने लगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको एग्जाम में मार्क्स भी लाने थे। हो यस, डर होता था। फिर घर वाले ये बोलते थे, अरे उसके बच्चे को देखो, इसके बच्चे को देखो, मोहल्ले वाले को देखो, उन्होंने तो बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, वो तो बहुत अच्छे हो रखे हैं, है ना। कंपैरिजन स्टार्ट होता था, फिर से स्ट्रेस में आ जाता थे। भाई ये स्ट्रेस चलता जा रहा है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस और इंक्रीज हुआ, तो आपका चेहरे की मुस्कुराहट और थोड़ी सी कम होने लगी। धीरे धीरे आप बड़ी बड़ी क्लासों में आने लगे, 9th में, 10th में, 11th में, +2 में, और अब तो बॉम्ब फट रखे हैं तुम्हारे ऊपर। तो देखो यार हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो स्ट्रेस नाम की चीज है, जैसे ये बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, बेसिकली हमारा डिफॉर्मेशन जो होता है, स्ट्रेन जो होती है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली ये चलता जा रहा है, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स जो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एक्ट कर रहा है, सिंपल है ना। और किस तरीके से एक्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। चलो आ जाओ वापस जिंदगी में। टेंसाइल का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने जो एक रॉड ली थी उसको ले सकते हो आप, देखो एक रॉड ली जिसका कुछ लेंथ होगा, मैंने इस पे इधर भी ऐसे फोर्स अप्लाई किया और इधर भी ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ये इस तरीके से फोर्स मैंने अप्लाई कराया। और एक चीज ध्यान रखना, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होगा और इसकी लेंथ के लॉन्ग होगा। देखो ये इसकी लेंथ है,
ये इसकी लेंथ है कि नहीं, लेंथ के अलोंग है इसलिए लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, और इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है ना, देखो बाहर को है, स्ट्रेच कर रहा है, इसलिए टेंसाइल कहते हैं, मतलब ये लेंथ को यहां से इंक्रीज कर सकता है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर इन नेचर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और लेंथ के अलोंग है, इंक्रीज कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल है, टेंसाइल है। और अगर ये फोर्स ऐसे एक्ट करा दूं मैं, आप समझो यार, बाहर से फोर्स एक्ट करा दो इस तरीके से, देखो तो ये फोर्स क्या करेगा, कंप्रेसिव टाइप का है तो परपेंडिकुलर ही क्रॉस सेक्शन के, है तो परपेंडिकुलर ही क्रॉस सेक्शन के, ठीक है ना, लेकिन इसकी लेंथ को कम करने वाला है, बाहर से फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो आप, ठीक है। सो दिस इज कंप्रेसिव टाइप ऑफ नेचर। व्हाट इज दैट, कंप्रेसिव है, स्ट्रेस यहां पे बनेंगे। तो जब बाहर से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो अंदर से ऐसे बनेंगे, वो चाहेंगे कि तुम मेरे को कंप्रेस क्यों कर रहे हो, मेरी लेंथ को क्यों कम कर रहे हो, वो चेंज का अपोज करते हैं। तो आपका जो स्ट्रेस है वो इस तरीके से काम करेगा, यहां पे फोर्स बाहर को है तो इधर को काम करेंगे स्ट्रेस, जो फोर्सेज है, स्ट्रेसेस फोर्सेज, रिस्टोरिंग फोर्स इधर को काम कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो दिस इज द नेचर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो लेंथ को चेंज करे, हमेशा समझना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, फोर्स यूज होगा परपेंडिकुलरली टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, फोर्स हमेशा क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा इस केस में। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसके नाम में ही है वॉल्यूम। ऐसे स्ट्रेसेस, ऐसा फोर्स बाहर से लग रहा होगा जो उसके वॉल्यूम को चेंज कर रहा होगा, तो उसके अंदर के जो फोर्सेज होंगे इंटरनल, वो उसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएंगे। कैसे सर, देखो मान लिया आपने किसी राउंड बॉडी को किसी पानी में इस तरीके से, है ना, रखा है ना, लिक्विड में मतलब इस तरीके से समझो आप, तो लिक्विड का केस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है बेसिकली, पानी क्या करता है, हर तरफ से फोर्स अप्लाई करता है, एक्चुअली प्रेशर अप्लाई करता है, और ये फोर्स हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आप ध्यान से देखिए, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी जो फोर्स हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल जो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया ये वाला, नॉट क्रॉस सेक्शन, इसका सरफेस एरिया जो होगा वो अभी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये फोर्स इसके एरिया पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, बाहर से, तो ये इसके वॉल्यूम को चेंज कर देगा। मान लिया कंप्रेस हो गया है ना, अंदर को कंप्रेस हो गया है मान लिया, तो इतना सा देखो चेंज आ सकता है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, देखो कम होगी ना, इसकी साइज कम होगी, देखो आप देख सकते हो वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं इसका, ठीक है। तो साइज देख लो आप इसका, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, यही तो प्रेशर होता था लिक्विड के केस में। तो बेसिकली प्रेशर चेंज कर रहे हो आप, बेसिकली आप प्रेशर चेंज कर रहे हो। तो इस टाइप के जो स्ट्रेस क्रिएट होती है उनको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिंपल है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब अगर इनका फॉर्मूला लिखना पड़े सर, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को आप लिखोगे टाउ इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, फोर्सेस जो आपके रहेंगे ओवर एरिया, तो ये टेंसाइल भी हो सकता है, ये आपका कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, इट मे बी टेंसाइल फोर्स, इट मे बी कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा। यहां पे भी आप ऐसे ही निकलेंगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब आपने बस समझना है कि यार सर ये होने वाला है, यहाँ पे फोर्स ओवर एरिया, यहाँ पे हम प्रेशर को लेके चलेंगे, हम प्रेशर चेंज लेंगे बेसिकली, है ना, प्रेशर चेंज आपने यहाँ पे लेना है बेसिकली, उसकी वजह से ये वॉल्यूम चेंज हो गया, है ना, जो बाहर से परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। सिंपल। अब आप बात करेंगे शियर स्ट्रेस। सर ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस का मतलब इसको टेंजेंशियल भी कहते हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, ये जल्दी से समझ में आएगा। सर कैसे जल्दी से समझ में आएगा? टेंजेंशियल मतलब जब आपका फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो, टेंजेंट फॉर्म में हो। कैसे? देखो ध्यान से, कैसे बताऊं? जैसे बॉटल है ना, ये बॉटल है, ठीक है, इस तरीके से समझो आप। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, अभी मैं इस पे यहां पे फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा था, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर को, तो उसको खींच रहा था। अभी मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से शिफ्ट होता है, इसका बस शिफ्टिंग होगी इसमें इस तरीके से। तो यहां फोर्स ऐसे करूंगा, ना कि इसके परपेंडिकुलर, ऐसे फोर्स नहीं लगाऊंगा, ऐसे टच करूंगा बस इसके एरिया पे, टेंजेंशियल टच करके। तो जब मैं ऐसा फोर्स अप्लाई करूंगा तो हो सकता है ये ऐसा फोर्स अप्लाई करने से देखो ऐसे ट्विस्ट हो जाए, ऐसे शिफ्ट हो जाए, है ना, ये ऐसे, तो ये बाहर को नहीं खींचेगी, ये किसी एंगल से शिफ्ट हो जाएगी, है ना, किसी डिस्टेंस से, समझ गए? तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, शेयरिंग होती है। जैसे मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, तो मेरा हाथ इस पे ऊपर वाली लेयर ऐसे शिफ्ट हो जाए, तो एक लेयर जब दूसरे के ऊपर शेयरिंग करती है, टेंजेंशियली टच करके जाती है, ऐसे ऐसे नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, तो ऐसे शिफ्ट करके देखो, यहाँ पे दोनों लेयर, और आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, देखो ये आगे शिफ्ट कर गई, तो ये शिफ्ट करना, है ना, इसको शेयरिंग बोलते हैं। सिंपल है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये लड्डू से हटा देता हूं मैं यहाँ से, ये आपका बचपन था तो यहाँ पे देख लो, ऐसे समझो, मान लिया ऐसे समझ लो, ऐसे देखो, एक रॉड थी, इसी तरीके से ले रहा हूं मैं, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था। अभी हमने क्या किया, इस पे फोर्स बाहर को लगाया था, तो वो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर था फोर्स, यही किया था ना, है ना, वो एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। अब हमने क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या करना है भाई, देख लो ना,
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। फोर्स इधर ना लगा के ऐसे लगाएंगे टेंजेंशियली, ऐसे, ये ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो ये जो रॉड है ना, ये जब इसमें फोर्स लगेगा ये ऐसे करके इस तरीके से शिफ्ट करेगी, देखना ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ना कि बाहर को, ऐसे शिफ्ट कर जाएगी। तो ये इसका एंड कहीं यहाँ पे आ गया लेट्स सी, और ये इसका एंड कहीं यहाँ पे चला गया, ठीक है, ऐसे समझो आप। ये इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हो गया, देखो 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 देखो, मन की आंखों से देखो बॉस। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है बेसिकली ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है ऊपर को, तो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, और ये ट्विस्टिंग होगी, देखो यहां से इतने एंगल से ट्विस्ट कर गया, यहां तक था और यहां से यहां तक ट्विस्ट कर गया, तो ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर गया ऊपर को, और एंगल से ट्विस्टिंग इस तरीके से हो गई है? समझ गए, लेंथ में इंक्रीज नहीं हुआ है, अब ध्यान से समझे, लेंथ इसकी वही है, देखो सेम, बस शिफ्टिंग हो गई, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक तरीके से एक लेयर उसके शिफ्ट हो गई है। इस तरीके के टाइप के स्ट्रेस को कहते हैं शियर स्ट्रेस। सिंपल है, लॉजिकली समझो, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो यार ये स्ट्रेस है, काफी बातें मैंने इनके बारे में आपको कर ली है। अब इनके बारे में जो जो मेन जरूरी बातें हैं उन पे जल्दी से आ जाते हैं, होप सो आप नहीं भूलोगे। इसी तरीके से हम स्ट्रेन को भी डिस्कस करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको स्ट्रेस की तीनों कैटेगरी पता चल गई है, कहीं ना कहीं इनमें चेंज तो होगा। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल टू द एरिया है, इन दोनों में परपेंडिकुलर टू द एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इतना डिफरेंस याद रखना है आपने, मजा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरेटिकल होने वाला है इनिशियली में, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, इतना तो बनता है बॉस। अगर आपने ढंग से बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, और ये नोट्स भी आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तभी न्यूमेरिकल इसके हो सकते हैं, वरना न्यूमेरिकल छोटे से छोटा भी आपको फंसा सकता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से स्ट्रेन के बारे में बात कर लेता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको उसका बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, आपके सारे फंडे क्लियर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। तो स्ट्रेन क्या होती है सर, जल्दी से देख लेते हैं। तो स्ट्रेस की बात कर ली हमने, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, है ना। स्ट्रेन बेसिकली है क्या, जैसे जो आपका स्ट्रेस था वो फोर्स जो रिस्टोरिंग थे पर यूनिट एरिया। हाँ, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन का मतलब जो डिफॉर्मेशन हुआ है, अब वो किस में हुआ है, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया और आपने इतना फोर्स अप्लाई कर दिया कि लेंथ उसकी चेंज हो गई भाई, है जी। तो आपने लेंथ चेंज कर दिया, आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, आपने शेप और साइज ही चेंज कर दिया उसका, ठीक है। तो जो लेंथ चेंज हुई है वो किस रेशियो में, मतलब उसका एक फ्रैक्शन वैल्यू एक तरीके से जो चेंज हुआ है डिवाइड बाई ओरिजिनल, है ना। तो एक तरीके से स्ट्रेन डिफॉर्मेशन मतलब हम लिखेंगे चेंज इन डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन में चेंज हुआ होगा, चेंज इन डायमेंशन ओवर इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। आप इतना तो समझ जाओ, डायमेंशन मतलब इट मे बी लीनियर डायमेंशन, लेंथ में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, समझ गए ना आप, इस तरीके से आप समझेंगे, ठीक है सर। ये स्ट्रेन है। अब ये भी तीन टाइप की स्ट्रेन है, आप सबको पता है, क्योंकि स्ट्रेस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब इसको आप आराम से बना सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जब भी स्ट्रेन की बात करेंगे मतलब लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है तो इसको ई से डिनोट करूंगा मैं स्ट्रेन को, स्मॉल ई से, और मैं लिखूंगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये मान लो आप, बस डायग्राम भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। दूसरी क्या होगी सर, ऑब्वियसली दूसरी होगी वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है सर, ई वी से डिनोट कर दूंगा, जिसमें वॉल्यूम में चेंज हो, बात खत्म यार, वॉल्यूम में चेंज कर दो, डेल्टा वी ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी बनाया था ना मैंने डायग्राम, बाहर से फोर्स लग रहा था, प्रेशर की बात करते थे हम यहाँ पे हमेशा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बस इतना सा याद रख लेना बॉस, इतना तो फॉर्मूला भी याद होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो तीसरे पे आ जाते हैं सर, तीसरा क्या है सर, shear स्ट्रेन, है ना, यू कैन राइट shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं सर, देखो shear स्ट्रेन को आप कैसे लिख सकते हो, या इसको ई एस से हम डिनोट कर रहे हैं बेसिकली। तो इसकी किस चीज में चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा था, अभी देखो मैं इसको बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, अभी देख लो आप, ठीक है। ये रहा, इस पे हमने फोर्स लगाया था टेंजेंशियली ऐसे, तो शिफ्ट हो गया था इस तरीके से, तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, और इस तरीके से, तो ये इतना एंगल से, और यहाँ पे डिस्टेंस शिफ्ट कर गई, ओरिजिनल लेंथ इसकी एल ही है, तो इसको लिखेंगे जो शिफ्ट हुआ है एक्स ओरिजिनल लेंथ। और ये जो शिफ्ट होता है दिस एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली ये तो बहुत स्मॉल है ना, अदरवाइज बिगड़ ही जाएगा, थोपड़ा ही बिगड़ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें इसको निकालना पड़ता है बेसिकली, जो शिफ्ट हुआ है इसको हम निकाल सकते हैं, है ना, जो ट्विस्टिंग हुई है यहाँ पे, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया इतना। तो आपको पता है अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखो यूज करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, तो ये ओरिजिनल लेंथ हमें पता है एल है, ये एक्स है, तो tan थीटा आप यूज कर सकते हो,
परपेंडिकुलर ओवर उसका बेस है एल। तो ये बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे जो टेन थीटा ये स्मॉल वैल्यू होगी, तो ये थीटा जो है वो भी स्मॉल होगा, तो थीटा ही लिख सकते हैं हम एक्स बाई एल। टेन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं जब एंगल बहुत स्मॉल है, बहुत रेडियन में लेते हैं नॉर्मली, रेडियन, ठीक है, दिस इज इन रेडियन इन टर्म्स ऑफ पाई यार, ठीक है। तो एक्स बाई एल की जगह आप ये भी लिख सकते हो, जो शियर स्ट्रेन है उसको थीटा लिख सकते हैं इन रेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। जब भी शियर स्ट्रेन की बात करेंगे, थीटा मतलब कितने एंगल से वो उसमें ट्विस्टिंग हुई है एक तरीके से, और शिफ्ट जो लीनियरली हुआ वो एक्स हुआ है, इस तरीके भी आप समझ सकते हैं। नॉर्मली आप याद रखें, कोई टेंशन नहीं है, मचा डालेंगे हम, बात बन जाएगी हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों इतनी तो थी इसकी बेसिक जानकारी, ये बहुत जरूरी थी हमारे लिए। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, तभी इस चैप्टर को हम अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें जितनी भी चीजें हैं उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज और बची है अब इसमें, हुक्स लॉ, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि उसके बिना कैलकुलेशन हम कर ही नहीं सकते, उसके बिना मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। चले मिशन पे देखें क्या है उसकी कहानी। ओके बॉस, तो आज का लास्ट कंसेप्ट जल्दी से देख लेते हैं, जरूरी है न्यूमेरिकल करने के लिए। उसके बाद जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होंगे, इसके नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट होंगे, कर्व को मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा अदरवाइज, तो हम यहीं तक करेंगे। उसके डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम जरूर सॉल्व कर लेंगे, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन करना भी आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये चीजें आपको समझ में आ सकती है, आप इनका एप्लीकेशन कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हुक्स लॉ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हुक्स लॉ मतलब क्या है सर? ये दिस इज द द लॉ व्हिच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन किस रेशियो में वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। अगर हम स्ट्रेस को चेंज करें तो स्ट्रेन किस तरीके से चेंज हो रही है, मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप को दर्शाता है एक तरीके से बेहतरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो बोलता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यू कैन से द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके जो हमारा स्ट्रेस होता है बेसिकली वो स्ट्रेन के क्या होता है बॉस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ही स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगी। अगर आप स्ट्रेस को जिस रेशियो में डिक्रीज करते हैं उसी रेशियो में स्ट्रेन भी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब ये सेम रेशियो मेंटेन करेंगे। एज द स्ट्रेस इंक्रीजेस स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजेस। ओके एज यू नो इंक्रीज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, स्ट्रेन यानी डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा उसके साथ साथ में, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक। चांदी मेरे हमेशा ही थोड़ा ही होता रहेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये रेशियो मेंटेन रहता है। इन दोनों का साथ है, मतलब तू चलेगा तो मैं भी चलूंगी, तू चलेगा तो मैं भी चलूंगी, ठीक है। एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर लिमिट तक चलेंगे साथ मिलकर, लेकिन उसके बाद कोई ज्यादा चल रहा होगा तो कोई कम चल रहा होगा, कोई कम चल रहा होगा तो कोई हो सकता है ज्यादा चल रहा होगा, ये कंडीशन आ जाती है। तो जहां तक ये अपना ये रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी का मेंटेन करते हैं उस लिमिट को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ जाएंगे आप, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको बोलते हैं, जहां तक ये अपने आप को प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में मेंटेन करके रखते हैं। ओके सो कूल। तो अच्छा सर ठीक है भाई, समझ गया हम क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि अगर मैं यहां पे स्ट्रेस लिखूंगा और इधर स्ट्रेन लिखूंगा, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिखूंगा, इधर स्ट्रेस लिख लूंगा, है ना, तो ये बोल रहे हैं कि 0 पे 0 है और 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 3 पे 4, 4 पे 4, ठीक है ऐसे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक। जहां तक ये नेचर स्ट्रेट है, ठीक है, उस लिमिट को इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एल ऑफ पी। मतलब यहां ओ पॉइंट से लेके ओ से लेके इस पॉइंट पी तक, ठीक है, इस पॉइंट ए मान लो आप, पॉइंट ए तक स्ट्रेस का रिलेशन स्ट्रेन के साथ साथ है, मतलब स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। मतलब इनका जो वेरिएशन करने का नेचर होगा वो एक स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद ये लाइन ऐसी हो सकती है कि पहले स्ट्रेट थे यहां से यहां तक, इसके बाद ये कर्व हो सकता है, ये लाइन ना होके कर्व बन सकता है। वो डिपेंड करता है ना बॉस, सिचुएशन क्या है। हमने समझना था केवल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब जहां तक ये स्ट्रेट नेचर को मेंटेन करके रख सके, इतना समझो ना यार। देखो स्ट्रेन इतनी है तो स्ट्रेस भी इतना ही होगा, सेम रेशियो में। देखो सेम है ना, सेम कोई ज्यादा कोई कम नहीं होना चाहिए, बात खत्म। कोई ज्यादा कोई ऐसे नहीं होना चाहिए 10 है ये 5 ही है, समझ गया। ये 10 है तो 10 होगा, 10 है तो 10 होगा, 2 है तो 2 होगा, 4 है तो 4 होगा, समझो बात को। तो यहां से हुक्स लॉ ने बोला कि अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है E एंड इनटू स्ट्रेन। दिस E वी कैन राइट सिंपली, आप समझ सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन,
और दोस्तों इस ई को बोला गया दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, एज द स्ट्रेस इंक्रीजेज स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब ई डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड, ये नहीं डिपेंड करता ऑन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस पे डिपेंड ही नहीं करता, और एंड स्ट्रेन, ना ये स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। आप समझो बात को, ये स्ट्रेन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इनके चेंज होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सेम रेशियो में मेंटेन है। कहां तक? अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग चेंज इनमें हो सकता है। समझ गए? आपने थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज किया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा हो सकता है, बट यहां तक सेम चलेंगे, है ना? ओके, तो अब क्या करेंगे सर? तो ये किस पे डिपेंड करता है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ओनली डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, ओनली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। दोस्तों ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल किस चीज का बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? अगर मटेरियल चेंज तो ई चेंज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को ही हम कहते हैं, यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये इलास्टिसिटी एक तरीके से उसका मॉडुलस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? उस बॉडी के अंदर कितनी इलास्टिसिटी मेंटेन है, ठीक है? एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेसिकली, ठीक है? अब ये भी 3 कैटेगरी में होगा, क्योंकि 3 तरीके के स्ट्रेस है हमारे पास, तो ये भी 3 कैटेगरी में होता है। बस यही हमारा लास्ट कंसेप्ट होने वाला है, मजा आ जाएगा। आपको ये पता है, इसका फॉर्मूलाज पता है, उसको अप्लाई करना आता है, न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम हर तरीके के, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और चूंकि ये रेशियो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी ई, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया दोस्तों। पहला यू कैन राइट, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, इसको कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है? दूसरा दोस्तों आपके पास बल्क है ना, मॉड्यूलस, नाम आपने सबने सुने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है? तीसरा होता है आपके पास शेयर मॉडुलस, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है? शेयर मॉडुलस को आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, इसको आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये 3 मॉडुलस है। और हमने यंग्स मॉडुलस कहां पे यूज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरली जब लेंथ में चेंज हो, जब लेंथ में चेंज हो, है ना? लेंथ में चेंज होगा जब, यहीं पे बता दो, आपने लिखना है नोट करके। बल्क मॉडुलस का भी यूज होगा जब वॉल्यूम में चेंज होगा, लिख लेना बॉस, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। और शेयर मॉडुलस कहां पे यूज होगा? जब टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, मतलब शेप चेंज हो जाती है उसकी, साइज तो हो ही रहा है, शेप चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है? शेयर मॉडुलस है जी, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों में परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हैं। जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो बल्क मॉडुलस यूज करेंगे, यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे। जब लेंथ में चेंज होता है, बात खत्म। एंड दिस मॉडुलस ओनली यूज्ड टू डिफाइन द लीनियर चेंज, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, दिस इज द शेप ऑफ द बॉडी, है ना? सिंपली ऐसे याद रखो ना, मजा आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है? अब इंडिविजुअली इनका फॉर्मूला बना देते हैं, उसको देख लेते हैं क्या है उसकी कहानी, उसके बाद उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हम डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे इस लेक्चर में आपको जितना भी आपने सीखा उसका एप्लीकेशन आपको करना आ जाए। इतनी बेसिक सी चीजें आप सीख के चलेंगे तो मजा आएगा आगे इस लेक्चर में, ठीक है? कम ऑन। ओके, इंडिविजुअली जल्दी से बता देता हूं दोस्तों कैसे आपने फॉर्मूला यूज करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका बल्क मॉडुलस एज वेल एज यंग मॉडुलस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द यंग मॉडुलस, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट क्वेश्चन से इसी पे आते हैं और नॉर्मली। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस की। ओके, यंग्स मॉड्यूलस, हम इसको इस तरीके से आप मान लो गामा टाइप, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है? वाइल मान लो, गामा मान लो, जो भी आपको लगता है, ठीक है? इस तरीके से आप मान लेंगे, ठीक है? यंग मॉडुलस, जैसे कि मैंने आपको बोला, लीनियर चेंज के लिए यूज हो रहा है। और आपको पता है मॉडुलस है, इलास्टिसिटी मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, तो भाई स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंगे यहाँ पे हम, लॉन्गिट्यूडनल, और जो स्ट्रेन लेंगे वो भी कैसे लेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? समझ गए आप? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। समझ गए ना आप? ये बन गया इसका फॉर्मूला। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एल ऊपर जाएगा सबसे, ओवर ए इंटू डेल्टा एल। आप ध्यान से देखें, ठीक है? तो यंग मॉडुलस आपका आ गया है एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, नाउ यू कैन सी। तो सपोज करो एक वायर है हमारे पास, एक साइड आपने उसकी फिक्स कर दी है, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दूसरी साइड पे आपने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। ये फोर्स आपने इस तरीके से अप्लाई कर रखा था, तो ये लेंथ में जो चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी? दैट इज एल। तो ये इसकी फाइनल लेंथ हो गई यहां तक,
ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो लेंथ में चेंज हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ है पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस उसकी आर है, स्मॉल आर अगर हम रेडियस मान रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, ये जो यंग मॉडुलस है देखो, इस पे अप्लाइड फोर्स भी है, लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, और जो चेंज हुआ है लेंथ में वो भी है। ठीक है, ये सब कुछ है आपके पास अगर आप बहुत क्लियरली देखें। तो दो डिफरेंट वायर पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको। तो y1 अलग अलग मटेरियल के बने हैं, ओवर y2, f1 ओवर f2 इंटू L1 ओवर L2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A2 ओवर A1 इंटू चेंज इन लेंथ के, यानी चेंज इन लेंथ को आप क्या बोलते हो, चेंज इन लेंथ को आप एक्सटेंशन बोलते हो, एक्सटेंशन जो हुआ है उसमें। ठीक है, अरे खींच के वो कितनी इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो डेल्टा L2 ऊपर जाएगा सेकंड वाले वायर का, और डेल्टा L1 नीचे। भाई ये फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद होना चाहिए कि अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, दो वायर की बात कर रहा है, या एक ही वायर में दो तरीके की प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर दी है, तो आप इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर। अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो है आपका फोर्स, अगर मैं मटेरियल को सेम कर दूं, इसको सेम कर दूं, इसको, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी लेंथ को मैं सेम कर दूं, जो भी है, जो फोर्स है ना, इसको मैं यहां पे लेके जाऊं, तो यहां पे जो आपको दिख रहा होगा सारी वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, फोर्स और डेल्टा को छोड़ो अगर, तो फोर्स और डेल्टा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे उसमें एक्सटेंशन उतना ज्यादा होगा। आप ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उसका एक्सटेंशन उतना ज्यादा होगा। ये बहुत क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोर डिफॉर्मिंग फोर्स मोर एक्सटेंशन उसमें आपको देखने को मिलेगा, चेंज इन लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी तो चलो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, फिलहाल हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देख रहे हैं। आप ध्यान से देखें किस तरीके से यूज करना है, क्या फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एरिया नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आपको पता है A2 की जगह क्या लिखोगे आप, पाई R2 स्क्वायर, A1 की जगह क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो y1 ओवर y2, f1 ओवर f2। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस सिंगल फॉर्मूला, R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा L2 ओवर डेल्टा L1। ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इन टर्म्स ऑफ रेडियस, डायमीटर गिवन होगा तो R2 की जगह D2 कर देना, R1 की जगह D1 कर देना। फर्स्ट वायर का डायमीटर, सेकंड वायर का डायमीटर, फर्स्ट वायर पे अप्लाइड फोर्स, सेकंड वायर पे अप्लाइड फोर्स, फर्स्ट वायर की लेंथ, सेकंड वायर की लेंथ, फर्स्ट वायर में चेंज इन लेंथ, सेकंड वायर में एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ, यू कैन से दिस इज यंग मॉडुलस गाइस, दिस इज यंग मॉडुलस एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, है ना, यू हैव टू यूज। तो समझ जाएंगे जब भी वायर की लेंथ में चेंज होगा तो यंग मॉडुलस ही यूज होता है ना, इतना तो समझ जाएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा न्यूमेरिकल करने के लिए। चलो दूसरी बात करते हैं, बल्क मॉडुलस। ओके सर, बल्क मॉड्यूलस, हाँ, या तो उसको B से डिनोट करते हैं या इसको K से डिनोट करते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किससे डिनोट करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन यू गाइस। ओके, तो बल्क मॉडुलस होता क्या है, बल्क मॉडुलस जब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे बल्क मॉडुलस, जैसे मैं K से डिनोट कर रहा हूँ सपोज करो, तो बल्क मॉडुलस को हम लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ओके, ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, देखो काम आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने बोला था पेशेंस रखो। ठीक है, तो K वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं सर, स्ट्रेस याद करो, मैंने लिखा था स्ट्रेस को, अगर स्ट्रेस लिखना है तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स ओवर एरिया ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और फोर्स अपॉन एरिया ये कौन सा केस है, देखो ये स्पेशल ध्यान से समझना, जब आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं पानी लिक्विड में, तो इस पे फोर्स लग रहा था परपेंडिकुलरली जो उसका वॉल्यूम चेंज करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे अगर एक्ट कर रहा है, तो इसका चेंज इन प्रेशर है एक तरीके से, और इसका वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, तो नेगेटिव लेंगे तो K को हम लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लिख सकते हैं प्रेशर जो गिवन होगा चेंज ओवर डेल्टा V अपॉन V, और नेगेटिव लेना है ये स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है और वो कंप्रेस हो रहा है, एक तरीके से डिक्रीज कर रहा है, सो यू हैव टू टेक दिस नेगेटिव, दिस इज चेंज इन प्रेशर एंड दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज फॉर बल्क मॉडुलस। समझ गए, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, नेगेटिव साइन के साथ यूज होगा, दिस इज चेंज इन प्रेशर। अरे मजा आ जाएगा यार, आप बस याद रखो, बताऊंगा क्वेश्चन जब वो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, टेंशन नहीं है। तीसरा है दोस्तों शेयर मॉडुलस। इसमें इस मॉडुलस में क्या होती है, शेप ही चेंज हो जाती है, जैसे हमने देखा टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा था अभी, इसको तो आप डायरेक्ट याद रखें, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, इस तरीके का फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से जब फोर्स लग रहा था तो कितने एंगल से शिफ्ट कर गया था, और ये इसकी शिफ्टिंग हुई थी, ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, एंगल था इसका थीटा। तो शेयर मॉडुलस को आप किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको G से डिनोट कर सकते हैं आप,
जी से डिनोट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है जी। तो जी को मैं कैसे लिखूंगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या होगा इसका, फोर्स ओवर एरिया ऑब्वियसली, और स्ट्रेन क्या होगी इसकी, स्ट्रेन को आप लिख सकते हो एक्स बाई एल, और अगर थीटा के टर्म्स में लिखना आपको पता है, थीटा ये जो होता है इसको हम एक्स बाई एल लिखते थे रेडियन में, तो ये बन जाएगा फोर्स ओवर ए इंटू थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस इज जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बस इतना याद रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 99% क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, बाकी इससे आएंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो ये तो याद रखने हैं यार, क्या बात कर रहे हो। तो ये है दोस्तों आपकी कहानी मेरी जुबानी, इतना आप याद रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से मचा सकते हैं हम, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ग्राफ यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में और हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैन कम ऑन, ओके सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, जल्दी से कंसेप्ट समझने में बहुत टाइम ले लिया, थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लिया ऑलरेडी, अब उसका एप्लीकेशन कर लेंगे जिससे कि हजम तो हो जाए बातें यार, जो पढ़ा उसका पता तो चले क्या चल क्या रहा है जिंदगी में, है ना। इसी लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एप्लीकेशन बेस्ट तरीके से कैसे किया जाता है हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का। सो हियर वी गो, जल्दी से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगा, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा, लिखा होगा, समझा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे अब, ठीक है। उसने बोला वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज रिजिडली फिक्स्ड एट वन एंड, बना लो जैसे बोला है, एक वायर ले लो, ठीक है, इसकी रेडियस जो है वायर की R1 ले लो R, और इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो ले लो L, ऐसे बोला उसने, एक एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है, ओके। ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड ऑफ द वायर विद द फोर्स F, द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज स्मॉल l। इस वाले पे हमने एक फोर्स लगा दिया F, इसको F1 मान लो आप, तो इसमें जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ है, इसमें वो जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ है डेल्टा L, वो दे रखा है स्मॉल एल, डेल्टा L1 मान लो, पहले वायर है ना ये, डेल्टा L1 को स्मॉल एल दे रखा है उसने, इतना चेंज हुआ है। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, तो इसका जो यंग मॉडुलस होगा Y1, जो दूसरा वायर आप यहां पे लेंगे, दूसरा वायर जो भी आप यहां पे लेंगे, इसका मटेरियल Y2 वो Y1 के इक्वल ही है, मतलब मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम है, क्योंकि ओनली डिपेंड अपॉन मटेरियल, तो यंग मॉडुलस सेम है। जब भी मटेरियल सेम बोले तो यंग मॉडुलस सेम है, ठीक है। लेंथ है डबल, इसकी जो लेंथ है वो तो डबल है, L2 जो है वो 2L है, इससे डबल है, ठीक है, और रेडियस भी डबल है, इसकी जो रेडियस है R2 वो भी इससे डबल है, इस वाले से। अच्छा भाई ठीक है, एंड स्ट्रेच्ड विद द फोर्स ऑफ 2F, इस पे इसको स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, इसकी लेंथ में चेंज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो भी डबल है ना, वो भी डबल है, ओ वाओ, फोर्स भी डबल है, ठीक है। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, यार इस पे अगर हम इससे डबल फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है ये डेल्टा L2, ये निकालना है आपने। अब यार बहुत क्लियरली आपको समझ गए आ गया होगा, दो फोर्स दे रखे हैं यहाँ पे और लेंथ में चेंज हो रहा है, तो एकमात्र फॉर्मूला जब अभी अभी मैंने आपको लिखाया था, आपको पता है y इक्वल टू होता है F बाई ए, अगर आप भूल जाओ डेल्टा L बाई एल, तो हमने लिखा था इसको F इंटू एल, एल ऊपर जाएगा A नीचे आएगा तो A डेल्टा L, और मैंने दो वायर के लिए इसको अभी अभी लिखा था Y1 ओवर Y2, इसको देख के लिखो F1 ऊपर है तो F1 बाई F2 हो जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे L1 बाई L2 हो जाएगा, और एरिया नीचे है तो A2 बाई A1 हो जाएगा, और रेडियस के टर्म्स में दे रखा है तो डायरेक्टली लिख लो आप, इसको आप लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर ओवर पाई R1 स्क्वायर, और पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल, इनटू डेल्टा L नीचे है तो डेल्टा L2 ऊपर जाएगा, डेल्टा L1 नीचे आएगा, कहानी खत्म। पुट ऑल द गिवन वैल्यूज, आंसर आ गया, पुट ऑल द गिवन वैल्यूज, सेम है, कैंसिल 1, F1 तो F1 ही है, F2 2 है, डबल है, देखो उसका L1 तो L ही है और लेंथ इसकी डबल है ना, रेडियस R2 2R है तो 2R और नीचे R इसका पूरे का होल स्क्वायर, डेल्टा L2 निकालना है, डेल्टा L1 स्मॉल l है, ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू यहाँ बचा 1/4, देखो 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल, 2 का स्क्वायर ये भी बचा 4 इंटू डेल्टा L2 बाई स्मॉल l, ये भी कैंसिल, और 3 डेल्टा L2 भी l आ गया, मतलब सेकंड वायर में भी सेम एक्सटेंशन होगा जो फर्स्ट में हो रहा था, सेम एक्सटेंशन होगा, सेम चेंज होगा लेंथ में, है ना, सेम, है ना, जरूरी नहीं हो, डेटा पे डिपेंड कर रहा है कि डेटा उसने क्या दे रखा है, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, तो लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका तो पता चल गया ना स्मार्टली, हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, मजा आएगा बहुत। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब भी दो वायर की बात करेगा ना, ये फॉर्मूला याद रखियो बस, कैसे भी, कभी डायग्राम दे देता है कभी डायग्राम नहीं देता है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझना है कि इसका फॉर्मूले का आप स्मार्टली यूज कैसे कर सकते हो। तो तरीका मैं सिखा रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने का, बाकी तो आप कर ही डालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आप देख लेंगे, सेम कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। सिंगल वायर है तो सिंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो उसने बोला स्टील रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है स्टील का बना हुआ है जिसकी रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इज फिटेड ऑन टू अ वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जो स्मॉल आर से ज्यादा है। मतलब समझो एक रिंग है आपके पास, रिंग ये रहा, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, किसका बना हुआ है, स्टील का, ठीक है। और एक डिस्क है हमारे पास, ये रही डिस्क, इसकी कैपिटल आर रेडियस है, और ये रेडियस स्मॉल आर से ज्यादा है, मतलब रिंग छोटा है, डिस्क बड़ी है, और ये वुडन की बनी हुई है, ठीक है, ये वुडन की बनी हुई है। हम चाहते हैं ये रिंग इसमें फिट हो जाए, हम चाहते हैं रिंग इसमें फिट हो जाए, मतलब इसी की शेप देखो ना, जो शेप आपकी डिस्क की है उतनी ही शेप इसको चाहिए, अदरवाइज तो ये यहां तक आएगा, केवल इतना सा आएगा, तो इतना स्पेस तो बच गया आपके पास है, इतना स्पेस तो बच गया, तो हमने इसको फिट करना है इसमें। तो क्या करें, आगे पूछ क्या रहा है, इफ द यंग मॉडुलस इज ई, इसका जो यंग मॉडुलस है वो ई है, वाई की वैल्यू दे रखी है ई के इक्वल, यंग मॉडुलस दिया है ऑब्वियसली। तो देन द फोर्स विद विच द स्टील रिंग इज एक्सपेंडेड, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस रिंग पे, अगर हमने इसको रिंग को इसके अंदर रख दिया तो इसको ऐसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये बिल्कुल यहां से एक्सपेंड होकर बिल्कुल पूरे में फिट हो जाए यहां तक, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगा रहे हो मतलब आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, और रिंग की लेंथ कितनी होती है यार, रिंग की लेंथ 2 पाई आर, ऑब्वियसली भाई सरकमफेरेंस होगी ना उसकी 2 पाई आर, और डिस्क में फिट करना चाह रहे तो डिस्क की कितनी होगी, डिस्क की लेंथ क्या होगी, उसकी 2 पाई आर कैपिटल आर। तो कितना चेंज आएगा लेंथ में, तो डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है जो फाइनल है, ठीक है, यानी फाइनल है डिस्क की, डिस्क में फिट करना है, माइनस इनिशियल इतनी है, दैट इज रिंग की, तो डेल्टा एल कितना चेंज होगा, तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, तो यू कैन राइट 2 पाई इंटू आर माइनस, चेंज इन लेंथ निकाल लेना, कितना करना पड़ेगा हमें भाई, कितना फोर्स लगा के इसको यहां से यहां तक ले जाना है, इतना लेंथ में चेंज है, तो इतनी और सर्कमफेरेंस इसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। दिस इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज द एक्सटेंशन जो हमें करना पड़ेगा रिंग को खींच के बड़ा, जो डिस्क का साइज वो ले ले है, मजा आ गया। तो देखो लेंथ में चेंज हो रहा है, तो यंग मॉडुलस यूज करेंगे, हमें पता है y इक्वल टू होता है f इंटू एल ओवर a इंटू डेल्टा एल, हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स आ जाएगा दोस्तों y a डेल्टा एल ओवर एल, तो फोर्स आ जाएगा y, तो y को e दिया है उसने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने दिया, आंसर किसके टर्म्स में है, आंसर एरिया के टर्म्स में है, तो नो प्रॉब्लम ए ही लिख लो। डेल्टा एल आपने निकाल लिया कितना सर, 2 पाई, डेल्टा एल आपने निकाल लिया 2 पाई आर माइनस स्मॉल आर ओवर, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ होगी रिंग की, क्योंकि रिंग को फिट करना है आपने, तो 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो फोर्स आ गया दोस्तों ई ए आर माइनस आर ओवर 2, नॉट 2, दिस इज स्मॉल आर, this is the radius of ring and this is your required force, you can check out your options, no problem at all, this is your required force। अरे एप्लीकेशन करना आना चाहिए, बस देखो चेंज किस में हो रहा है, बस खत्म, उसी का फॉर्मूला यूज करो, उस चेंज को निकालो, हो जाएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, होप सो आपको एप्लीकेशन पता चल रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और भी करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं, उनका एप्लीकेशन तो करना आ जाए एटलीस्ट, है कि नहीं, यस ओके बॉस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा है, पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है, टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिए सारे बढ़िया से कंसेप्ट, आपने समझ में लिए होंगे बढ़िया से ये सारे कंसेप्ट, ओके, तो मचाने वाले हो आप, टेंशन मत लो, ठीक है। उसने बोला आ यूनिफॉर्म, मैं बहुत बोलता हूँ ना टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन तो होती ही है ना सर, बट पॉजिटिविटी तो रखनी पड़ती है ना सर, ओके। तो उसने बोला यूनिफॉर्म क्यूब है, एक क्यूब है हमारे पास, यूनिफॉर्म क्यूब, क्यूब समझ लो एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, इस बात का आप ख्याल रखें। तो अगर इसकी कोई साइड L आपको दे रखी है तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम L क्यूब होगा, ये आप सबको पता होना चाहिए, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा रहते हैं इस टॉपिक से, ठीक है, ओके। सो बोल रहा है क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन, हमने क्या किया, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया एक तरीके से, और हम चाहते हैं इसका जो वॉल्यूम फिलहाल है ये कंप्रेस होकर छोटा हो गया है, क्यूब छोटी होगी, ठीक है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया है, इसको हमने कंप्रेस किया है, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, ठीक है, ऑब्वियसली यार वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, ठीक है, ओके। तो उसने बोला कि सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ वॉल्यूम कंप्रेशन इफ each side is decreased by 1%, each side is decreased by 1%, मतलब इसकी हर साइड में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज्ड बाय 1%, इसका मतलब समझो क्या गिवन है, जब परसेंटेज गिवन हो, डिक्रीज कर रखी है इसकी साइड मतलब L, तो मतलब उसमें चेंज ओवर उसकी ओरिजिनल लेंथ
ये दे रखा है एक्चुअली में, एरर यूज करो, है ना, डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%, इसमें दे रखा है ये है डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब दैट इज 1%, ये दे रखा है आपको, इसका मतलब ये है इसका मतलब चेंज इन लेंथ ओवर द लेंथ, और इसको तो स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेन है आपके पास, ठीक है, और ये लेंथ का स्ट्रेन है एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो उसने बोला है देन द बल्क स्ट्रेन इज, तो बताओ बल्क स्ट्रेन क्या होगी। हो यार बल्क स्ट्रेन, आपने सोचा यार सर ये कौन सी स्ट्रेन होती है, यार बल्क का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक, है ना, बताया तो था, बल्क का मतलब होता है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है बेसिकली आपसे, समझो बात को यार, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन याद करो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती थी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, आपने ये निकालना है, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है, किसके टर्म्स में दे रखा है, पॉइंट्स में दे रखा है, स्ट्रेन है, तो डेल्टा वी ओवर वी आपको चाहिए यहाँ पे, है ना, चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, हमें क्या पता है, डेल्टा एल ओवर उसकी साइड का चेंज ओवर ओरिजिनल लेंथ हमें पता है, हमें तो ये पता है जी, है ना, उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता है एक तरीके से, ठीक है, हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, तो कोई नो प्रॉब्लम, अभी तो लिखा है मैंने, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, देखो v को लिखोगे आप एल क्यूब, और अगर इसको परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू 3 पावर आगे आएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है, जब परसेंटेज में करते हैं तो डेल्टा एल ओवर, जब स्मॉल परसेंटेज गिवन हो तो ये बन जाएगा डेल्टा एल ओवर एल, और इसमें कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज में आ जाएगा अगर आपने निकालना है, तो ये रहा, तो 3 इंटू ये वैल्यू आपको पता है, देखो ये कितनी दे रखी है आपको 1%, तो दिस इज 1% गाइस, ठीक है, तो हमें डेल्टा v ओवर v चाहिए केवल, हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए, तो 1% का मतलब आप इसको लिख सकते हो 3 बाय दिस इज 100 यानी 0.03, तो ये आ गया 0.03, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बात खत्म। चेक आउट योर ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चेक आउट योर ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम, है ना, तो दिस इज द तरीका टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है, कर लेंगे आप, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, ओके बॉस, हो गया, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है, ये फॉर्मूला भी आपको एप्लीकेशन करना आना जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से डेटा का यूज किया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, कम ऑन पढ़ ले प्यार से जल्दी से, ओके। उसने बोला ए बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर, एक लेक है उसमें एक बॉल हमने स्पेरिकल टाइप के नीचे फेंक दी है, उसमें गिर रही है वो नीचे, और 200 मीटर की डेप्थ तक वो जाती है, ठीक है, उसने बोला इट शोज 0.1% डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, 0.1% दे रखा है डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा v ओवर v दे रखा है 0.1%, ध्यान से समझे, है ना, डेल्टा v, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रखी है आपको परसेंटेज में, ऐसे समझो आपको 0.1%, जब भी इस तरीके की सिचुएशन की भी होगी, डिक्रीज इन द वॉल्यूम मतलब माइनस है, ऑलरेडी हम यूज कर लेंगे, वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज में है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाया गया है, तो डेल्टा v ओवर v है ये, और वॉल्यूम में है ये, ठीक है, तो लेंथ में तो है नहीं, हमने एज इट इज ले लिया, अच्छी बात है सर। देन व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, बल्क मॉडुलस चाहिए हमें, इस बॉल का बल्क मॉडुलस क्या होगा, b बोलो या k से लिखा था हमने, k, तो बल्क मॉडुलस होता था दोस्तों चेंज इन प्रेशर ओवर डेल्टा v ओवर v माइनस में, और ये होता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव, और डिक्रीज कर रहा है तो दे रखा है डिक्रीज, तो विद माइनस साइन आप पुट कर सकते हो, डेल्टा p ओवर कितना है 0.1%, तो बाई 100 लिखोगे ना, क्या बात कर रहे हो, और प्रेशर क्या होगा सर, अगर तो आपको थोड़ा सा याद हो, हालांकि हमने ये नहीं पढ़ा बट थोड़ा सा तो याद होगा यार आपको, कि किसी भी डेप्थ पे जो प्रेशर का चेंज होता है, किसी भी डेप्थ पे लिक्विड में, याद रखो रो जी एच, याद होगा सबको, नो प्रॉब्लम, याद होगा तो बस वो लिख दो यहाँ पे, रो जी एच ओवर, ये 100 ऊपर जाएगा, ठीक है सर, 0.1 नीचे बचेगा, सारी वैल्यू पुट कर दो, देखो रो डेंसिटी है, वाटर है 1000, जी की वैल्यू ले लो 9.8, एच कितना है 200, डेप्थ दे रखी है, ऊपर 100 भी है, नीचे 0.1 है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन चेक कर लो अपने जल्दी से, ऑप्शन चेक कर लो अपने जल्दी से, सॉल्व कर लो, 19.6 इंटू 10⁸ 8, 19.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट तो यही होती है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको मैंने सिखाना था कि फॉर्मूले कंसेप्ट का यूज कैसे करना है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सामने है आपके। तो ये था हमारा आज का ऑसम लेक्चर दोस्तों, होप सो आपने एंजॉय किया होगा, आपकी हेल्प करेगा बेहतरीन तरीके से, और नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है तो ऑसम होने वाला है, क्योंकि और भी बेहतरीन कंसेप्ट वहां पे इस पे डिपेंडेंट हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और बेसिक फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।